मूवी की शुरुआत माइंडस्केप एजेंसी से होती है, जो उन लोगों को हायर करते हैं जिनके पास गिफ्टेड साइकिक शक्ति होती है किसी के भी मेमोरीज में झांकने की, कॉल्ड द व्यूअर्स, जो क्रिमिनल केसेस को सुलझाने में मदद करते हैं। हालांकि आज भी उनके टेक्निक को हार्डकोर एविडेंस नहीं माना जाता किसी भी हत्यारे को सजा दिलाने के लिए। जॉन भी इसी कंपनी के लिए काम करता है, पर कुछ साल पहले उसके पत्नी के अपने इकलौते संतान को खोने के सदमे में आत्महत्या कर लेने के कारण उसे वो घटना आज भी हॉन्ट करती है। इसीलिए क्लाइंट के मेमोरी पर फोकस करने के बजाय कभी कभी अपने ही मेमोरीज में ड्रिफ्ट हो जाता है और इसी कारण अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाता। एक घर ही था जो उसके पत्नी की यादों से जुड़ी थी, पर बिना काम के उसे वो घर बेचने तक की परिस्थिति हो जाती है। पर वो घर नहीं बेचना चाहता, इसलिए अपने सुपीरियर सेबेस्टियन से एक न्यू केस की विनती करता है। वो उसे बताते कि उसके जाने के बाद से पीटर सारे क्रिमिनल केसेस हैंडल कर रहा है, पर उसके पास एक काम है जहाँ उसे सिर्फ एक रिच घराने के ट्रबल्ड 16 साल की लड़की एना के अजीब बिहेवियर को समझना है। अब इससे आसान काम नहीं मिल सकता, इसलिए तुरंत उनके आलिशान महल पर दस्तक देता है। एना की मॉम मिचेल बताती है कि वो बचपन से ही एकदम अलग थी और वो दिमाग से तेज और हमेशा फोकस रहती है, पर स्कूल में कुछ गंभीर घटना घटने के बाद से वो अब उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। और उसके स्टेप डैड रॉबर्ट के अनुसार उसकी जगह किसी पागल खाने होनी चाहिए, पर एक माँ होने के नाते वो ऐसा कैसे कर सकती है, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए पता लगाने के लिए कि एना क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है। अब उससे मिलने पर जॉन को भी समझ आ जाता है कि एना गिफ्टेड है, क्योंकि उसके कुछ बोलने से पहले ही एना उसके मन की बात पढ़ लेती है। उसने ऑलरेडी एक बार खुद की जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए केयरटेकर जूडी उस पर सीसीटीवी से हमेशा नजर बनाए रखती है। वहीं सिंस जॉन को एना के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए सेबेस्टियन से एना की फाइल रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि बचपन में उन्होंने उसे ट्रीट कर चुके हैं। पर एना के स्कूल के दौरान कुछ गंभीर घटना घटी, इसलिए ग्रीन फैमिली कोई भी जानकारी शेयर करने से सेबेस्टियन को मना किया है। वो सिर्फ उसे खाना खाने के लिए कन्विंस करने पर फोकस करने का सलाह देते हैं, क्योंकि वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। पर ऐसा करने के लिए उसे एना के दर्द को समझना जरूरी है, इसलिए पहला मेमोरी टेस्ट कंडक्ट करने से पहले उसे सारे नियम समझाता है कि मेमोरी सेशन के दौरान वो उसके इर्द गिर्द रहेगा, पर वो उसे देख नहीं सकेगी और सिर्फ वही है जो उसे मेमोरी से वापस ला सकता है। अब जॉन उसका हाथ पकड़ते ही उसकी सारी मेमोरीज से होते हुए उसकी बचपन की कुछ मेमोरीज पर लैंड करता है कि कैसे उसके स्टेपडैड रॉबर्ट उससे रूड पेश आते थे, कैसे उसने उन्हें मेड के साथ मेकआउट करते पकड़ा, जो पता चलने पर उन्होंने उसे क्लोजेट में बंद कर दिया, इसलिए शायद से वो उसे पागल करार करके उसे पागल खाने भेजने के पीछे हैं। एना की एक और मेमोरी से पता चलता है कि एक समय एंटीक लेटर ओपनर के साथ खेलना उसकी मॉम ने गैर समझ ले ली कि वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। इस मेमोरी को रिकन्फर्म करने के लिए जॉन मेमोरी सेशन से निकलने के बाद मिचेल से वही एंटीक लेटर ओपनर हाथों से एनालाइज करता है। एना की परिस्थिति समझने के बाद जॉन का एना के प्रति लगाव बढ़ने लगता है और वो खुद भी उसकी विनती पर खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ जॉन की जूडिथ से भी रोमांटिकली नजदीकियां बढ़ने लगती है, पर वो आगे बढ़ने से हिचकिचाता है, क्योंकि आज भी उसकी पत्नी की याद उसके लिए ताजा है। पर अब जॉन के साथ भी कुछ अजीब घटने लगता है, क्योंकि उसे एना नजर आने लगती है, जो कि कैसे मुमकिन है, क्योंकि एना को घर से निकलना अलाउड ही नहीं है। वहीं अगले दिन उसे खबर मिलती है कि एना ने जूडिथ को सीढ़ियों से ढकलकर मारने की कोशिश की, पर एना बचाव में बताते कि ये सब झूठ है। उसके अनुसार ये सब रॉबर्ट का किया करा है, क्योंकि वो उसे पागल साबित करके पागल खाने भेजना चाहता है, क्योंकि उसके अनुसार उसकी नजर उसके जायदाद के पीछे भी है, जो उसके पागल खाने भेजने पर उसकी माँ वैसे ही जिंदा नहीं रहेगी और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। वो उसे पागल खाने ना भेजने की विनती करती है, क्योंकि अब वही उसका एकमात्र सहारा है। जॉन को अब रियलाइज होता है कि एना का केस साधारण नहीं है, इसलिए फिर से सेबेस्टियन से एना की फाइल की मांग करता है। वो उसे वार्न करते हैं कि वो ग्रीन फैमिली के कॉम्प्लेक्स केस के पीछे ना पड़े, पर जॉन पीछे हटने को तैयार नहीं होता और एना की फाइल स्टडी करने के बाद उसे कुछ और शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि कैसे स्कूल के दौरान उसके आर्ट टीचर ने आर्ट्स के नाम पर उसकी अश्लील फोटोज ली। वहीं एना पर उसके रूममेट्स की जान लेने की कोशिश का भी केस चला था। अब जॉन बिना टाइम वेस्ट किए इन रिकॉर्ड्स को कंफर्म करने के लिए एना पर एक और मेमोरी टेस्ट परफॉर्म करता है। उसे इस बार एना की खास दोस्त मेगन, निकनेम माउसी और उसके रूममेट्स के बारे में पता चलता है, जो उसे बुली किया करते थे। पर जॉन एना की मेमोरीज में एक खास चीज भी नोट करता है कि उसकी स्कूल का वॉच हैंडल मूव ही नहीं कर रहा। अब जॉन को लगने लगता है कि इन मेमोरीज को छेड़ा हुआ है, ये रियल नहीं है, क्योंकि ट्वीट मेमोरीज में ही कभी कभी कुछ चीजें नॉर्मली बिहेव या दिखाई नहीं देती। मेमोरी से रिटर्न लौटने पर एना को कन्फर्म करता है कि वो उसे फेक मेमोरीज दिखाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है, पर एना बचाव में बताती है कि वो वॉच पहले से ही काम कर नहीं रहा था। पर जॉन को ये बात हजम नहीं होती, स्पेशली जब वो उसका आंगन का बनाया पेंटिंग नोटिस करता
लगता है, जो कि उसका बनाना नामुमकिन है अगर उसे कभी रूम से निकलने ही नहीं दिया जाता। अब एना पर शक करने पर वो उसके बारे में और जानने के लिए सीधे उसके उसी आर्ट टीचर से जेल में मिलता है, जो दावा करता है कि एना ने ही उसे फंसाया है। वो खुद उसके साथ फ्लर्टेशियस बिहेव किया करती थी। उसके रूममेट्स की घटना के पीछे भी उसी का हाथ हो सकता है, जो उसने सब मौसी पर मढ़कर उसके रिच फैमिली ने अपने पहुंच के मदद से केस को दबा दिया, जबकि मौसी नाम की कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन तीनों विक्टिम्स में से एक सुजैन से मिलने पर भी वो एना को ही साइको बताती है, जिसके अनुसार उन्हें जहर देने वाली वही थी, जिसके कारण उसका ये हशर हुआ। पर जॉन की मुसीबतें यहाँ कम नहीं होती, क्योंकि अब उसे किसी और की परछाई नजर आने लगती है। इतना कम नहीं कि घर लौटने पर उसे फिर से एना की हॉन्टिंग मौजूदगी महसूस होती है। एना को कन्फ्रंट करने पर वो खुद को बेगुनाह बताती है और मौसी की दी फोटो दिखाकर प्रूव करती है कि वो सच में एग्जिस्ट करती थी। पर उस घटना के बाद से वो कहाँ गायब होगी उसे कोई खबर नहीं। पर जॉन का उसका मेमोरी फिर से एक्सेस करने पर अब उसे यकीन होने लगता है, जिस तरह से आर्ट टीचर ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। पर उस सेशन के दौरान वो फिर से अपने वाइफ की मेमोरी में ड्रिफ्ट होने लगा और पिछले बार की तरह फिर से झटके में रिटर्न लौटता है। पर सबसे हैरानी बात की एना पहले से ही निकल आई थी, वही वो मेमोरी में फंसा रहा जो उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। एना बताती कि उसे खुद नहीं पता कि वो कैसे रिटर्न लौटी और वो बस उसका वेट कर रही थी, इसलिए तब तक टाइम किल करने के लिए उसने उसकी बोरिंग स्क्रीन सेवर को एक बेहतर से डाउनलोड करके बदल दिया। पर अब जॉन का इन्वेस्टिगेशन अब इस तरफ मुड़ जाता है कि शायद एना के साथ बचपन में कुछ बुरा घटा, जिसके सदमे के पीछे वो अजीब बिहेव करने लगी। सेबेस्टियन से पूछने पर वो भी उसे इसमें और घुसने से मना करता है, पर जॉन नहीं रुकता और इस बार उसके सबसे पहले चाइल्डहुड मेमोरी विजिट करता है। और वहाँ सेबेस्टियन और उनकी हरकतें देखने के बाद और मेमोरी से लौटने पर एना का बेहोश होकर गिरने पर उसे यकीन हो जाता है कि यही वो घटना है जिसके कारण उस पे इतना बड़ा असर पड़ा। इसीलिए शायद सेबेस्टियन उसे एना की फाइल देने के लिए रेडी नहीं थे। अब इतना कुछ समझने पर जॉन एना से वादा करते हैं कि वो किसी को भी उसे पागल खाने नहीं भेजने देगा। इसीलिए तुरंत उसकी पेरेंट्स से अपनी स्टडी शेयर करता है और उन्हें कन्विंस करने में सफल हो जाता है कि एना को पागल खाने की नहीं बल्कि एक परिवार की जरूरत है। ये जानने पर एना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए धन्यवाद के तौर पर उसकी बनाई एक पेंटिंग नोट के साथ और उसे एक की रखने को देती है, जो उसके बचपन के घर की थी, जो उसके दिल के काफी करीब है। वहीं जॉन सेबेस्टियन के घिनौने एक्ट के लिए उन्हें कन्फ्रंट करता है, पर वो सारे आरोप से इनकार कर देते हैं। पर जॉन सुनने के मूड में नहीं होता और उन्हें एना से दूर रहने का धमकी देकर चला जाता है। पर घर लौटने पर जब वो एना के फाइल्स गैदर करता है, उसे रियलाइज होता है कि वो एना के निष्कर्ष पर इमोशंस के बेसिस पर पहुंचा, फैक्ट्स और फिगर्स को तो कभी एनालाइज ही नहीं किया। इसलिए जैसे ही वो उसके पेंटिंग्स और मौसी के दिए उस फोटो के नोट को एनालाइज करता है, दोनों की हैंडराइटिंग सेम मालूम पड़ती है। अब मौसी का रिकॉर्ड एना के ईयर बुक में चेक करने पर उसका नाम कुछ और ही होता है, वहीं मेगन और मौसी नाम की तो कोई और ही होती है। सबसे शॉकिंग डिस्कवरी की उसे उसके लैपटॉप पर एना और कई यंग गर्ल्स की इलिसिट पिक्चर्स भी मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, एना का कॉल आने पर वो खुद को किसी मुसीबत में बताती है। जॉन के तुरंत उसके घर पहुंचने पर घर अनजान कारण से खुला मिलता है, वहीं उसे फिर से वही शैडो नजर आता है और किसी की आहट महसूस करने पर जब वो सीसीटीवी रूम तक पहुंचता है, उसे सर्वेलेंस पर ग्रीन फैमिली मरी पड़ी मिलती है और एना रोते दिखाई देती है। उसे फिर से वही अनजान शैडो नजर आता है। वो तुरंत मदद के लिए पुलिस को कॉल ही करता है, पर उसे पता चलता है कि पुलिस को ऑलरेडी किसी ने खबर कर दी है। आगे उसे किसी के खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए उसे एना झाड़ियों में भागते नजर आती है। किसी तरह उस तक पहुंचने पर एना किसी कारण से उसका हाथ थामकर उसे सॉरी कहकर फिर से झाड़ियों में गायब हो जाती है। पर जब तक वो कुछ समझे, पुलिस आ जाते हैं और खुद का हाथ खून से रंगा देख मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल अब तक जो भी जॉन ने एना के मेमोरीज में देखा, जैसे आर्ट टीचर का उस पर अब्यूज और सेबेस्टियन का मोलेस्टेशन, सब एना का ट्वीट मेमोरी था। एना ये सब कर सकी क्योंकि वो गिफ्टेड थी, जिसका पहला क्लू वो नॉन वर्किंग घड़ी और दूसरा बिना जॉन के मदद के मेमोरी सेशन से खुद से निकल आना। एना बचपन से अलग पर आजाद रहना पसंद करती थी, वहीं जिस पर भी उसे गुस्सा आ जाता था वो उसे छोड़ती नहीं थी। जैसे उस आर्ट टीचर के केस में, जिसने ऑल्दो उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की, पर वो दूसरे स्टूडेंट्स का गैर फायदा जरूर लेता था, इसलिए उसने उसे सीवियर सबक सिखाया। वहीं उसके रूममेट्स भी उसे बुली किया करते थे, इसलिए उसी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी। जब उसे पता चला कि उसे समझने के लिए व्यूअर्स को हायर किया गया, तब उसने यहाँ से आजाद होने का प्लान तैयार किया, जहाँ सबसे पहले उसने व्यूअर्स कैसे काम करते हैं समझा। उसने जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग की जॉन का विश्वास जीतने के लिए। वो इलिसिट फोटोज भी उसी ने उसके लैपटॉप में डाउनलोड
डाउनलोड किए, यहाँ तक कि उसे वो की देना और अंत में उसके हाथों पर खून छोड़कर गायब हो जाना, ये सब उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो की सीसीटीवी रूम का था, जिससे ऑफिसर को लगे कि जॉन एना के पीछे था। पर शायद वो तैयार नहीं हुई, इसलिए सीसीटीवी रूम से उन पर निगरानी रखने के बाद उसने उसके पेरेंट्स को बेहोश करके एना की लाश कहीं गाड़ दी। एना ने वो एंटीक लेटर ओपनर भी अपने खून से सनकर पीछे छोड़ दिया, जिस पर ऑलरेडी जॉन के फिंगरप्रिंट के निशान थे जो उस समय छूट गए थे। पुलिस को भी पहला कॉल करने वाली वही थी। एना सीधे सीधे घर से नहीं भागी क्योंकि उसके रिच फैमिली तब तक उसे ढूंढ निकालते, पर जब एक ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तब हमें वही अनजान परछाई वाला इंसान नजर आता है और उसके कमिंग बैक नाउ बोलते ही मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील होता है। दरअसल वो परछाई और कोई नहीं बल्कि एक और व्यूअर पीटर है, जिसके बारे में सेबेस्टियन ने शुरुआत में बात की थी कि उसके एब्सेंस में वो सारे क्रिमिनल केसेस हैंडल कर रहा है। अब तक जो सब हमने देखा वो सब एक मेमोरी सेशन था जो पीटर जॉन पर कंडक्ट कर रहा था सच का पता करने के लिए। रियलिटी में ये सब 20 मिनट्स में हुआ, जिसका क्लू शुरुआत में वो वॉइस था, जिसका मतलब था कि पीटर के पास 20 मिनट्स है जॉन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जॉन इसलिए एना की परछाई देख पा रहा था क्योंकि वो खुद एक मेमोरी सेशन में था जहाँ कभी कभार वो रैंडमली अपने ही मेमोरीज में उलझ जाता था। रियलिटी में वो इल्यूजन्स एना का किया नहीं था। पीटर सब जानने के बाद एक बुरी खबर शेयर करता है कि ऑल्दो उसे अब सब पता लग गया है, पर जज उनके एविडेंस को ठोस नहीं मानेगा। ऊपर से कोर्ट कचहरी के पीछे उसे अपना घर भी बेचना पड़ता है। पर फिर किसी अननोन लोकेशन से एना अपनी टुडेज न्यूज़पेपर के साथ ली पिक्चर कोर्ट को सेंड करती है, ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा है और ये सारा खेल जो रचा गया वो सब उसका था, जिसके बेसिस पर अंत में कोर्ट जॉन को रिहा कर देती है। रिहा होने के बाद जब वो आखिरी बार अपना बेचा हुआ घर विजिट करता है तब वहाँ बसी हैप्पी फैमिली को देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसे भी अब मूव ऑन करना चाहिए और मूवी उसका जूडिथ के साथ अब मूव ऑन करने के डिसीजन से खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।